हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा चर्चिल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एक चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो हम क्या क्या टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फॉरेस्ट, कि एक्चुअली हम जो बार बार टर्म बोलते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट, क्या इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू एक्चुअली मीन बाय द टर्म फॉरेस्ट। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट के स्पीशीज फॉरेस्ट में पाया जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए फॉरेस्ट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है फॉरेस्ट में, जो फूड चेन है, फूड वेब है, जो हम बचपन से पढ़ के आते हैं कि फूड चेन होता है, फूड वेब होता है। हम उसके बारे में डिटेल वाइज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। एंड लास्ट हम ये पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो फॉरेस्ट के लिए कैसे एक थ्रेट बन गया है, या हाउ human activities actually became a threat to the forest. So ये जो भी टॉपिक है हम डिटेल वाइज क्लियर आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे कि what do you mean by the term forest. Forest, actually what do you mean by the term forest? So forest, a large uncultivated area of land. अनकल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड, अनकल्टिवेशन का मतलब मैंने एक ऐसा एरिया या ऐसा ग्राउंड, एक ऐसा पोर्शन है उस एरिया का जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया प्लांट के ग्रोथ के लिए। अनकल्टिवेटेड, अब मैं प्रिपेयर क्यों करूंगी प्लांट के ग्रोथ के लिए, ताकि मैं क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकूं, क्रॉप्स को कल्टिवेट कर सकूं, जिससे कि मुझे प्रोडक्ट मिले या ईल्ड मिले। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर, मैंने लैंड को 1% भी प्रिपेयर नहीं किया प्लांट ग्रोथ के लिए। तो अनकल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड डेंसली कवर्ड विथ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और ये जो एरिया ऑफ लैंड है वो पूरा भरा पड़ा है बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट से। वो हर्ब्स भी हो सकता है, श्रब्स भी हो सकता है और ट्रीज भी हो सकता है। सो वी कैन एक्चुअली दैट कैन बी टर्म्ड एज फॉरेस्ट। सो एक और बार, अ लार्ज अनकल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड। अनकल्टिवेटेड का मतलब एक ऐसा एरिया या ऐसा पोर्शन है जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ मीन्स क्रॉप्स को मैंने वहाँ पे इसको कल्टिवेट नहीं किया, ऐसा कोई मेथड्स इन्वॉल्व नहीं किया ताकि मैं उसमें आगे जाके क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकूँ, हार्वेस्ट कर सकूँ। तो ये जो एरिया है वो बिल्कुल अनटच्ड है, अनकल्टिवेटेड है। और वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड किससे कवर्ड होता है, डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, किससे, ट्री से, हर्ब से एंड श्रब से। वैरायटी ऑफ हर्ब्स, वैरायटी ऑफ श्रब्स एंड वैरायटी ऑफ ट्री से कवर्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो अनकल्टिवेटेड है, जो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट। इट हैज मेनी टाइप ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब जो ग्राउंड में फैला हुआ होता है, ऐसा प्लांट्स जो अपराइट नहीं खड़ा हो सकता, स्ट्रेट नहीं होता, वो स्ट्रेटली ग्रो नहीं करेगा, वो उसका स्टेम जो है वो बहुत वीक है और वो ग्राउंड में फैल जाता है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। क्लाइंबर्स, ये इनके स्टेम भी कैसा होता है, वीक होता है, बट उनको नेबरिंग, जो भी नेबरिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो लॉग हो या वुड हो, उन नेबरिंग स्ट्रक्चर में वो अपने आप को कॉइल करके सपोर्ट लेके ग्रो करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। टॉल ग्रासेस, हर्ब्स एंड श्रब्स। सो फॉरेस्ट बेसिकली क्या है, अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड मतलब ऐसा पोर्शन ऑफ एरिया जो मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया प्लांट ग्रोथ के लिए, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ही नहीं हुआ, हमने उस पर्टिकुलर लैंड को अनटच्ड रखा। वो पर्टिकुलर लैंड जो नेचुरली अनटच्ड हो, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हुआ है, कोई कल्टिवेशन नहीं हुआ है, उस लैंड को किसी भी एग्रीकल्चर टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया गया है, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो बिल्कुल कवर्ड हो, डेंसली मतलब पैक्ड, मतलब पूरा भरा पड़ा है ट्री से, हर्ब से, श्रब से, क्लाइंबर्स हो, क्रीपर्स हो, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। आई होप सो यू गॉट द टर्म व्हाट एक्चुअली फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट होता है ना, अब फॉरेस्ट में बहुत सारे वैरायटी के प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज पाया जाता है। फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज, याद करो, प्लांट स्पीशीज, वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज को हम बोल सकते हैं फ्लोरा, इसके लिए हम एक टर्म देते हैं फ्लोरा। और वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज के लिए हम यहाँ पे एक टर्म देंगे फौना। तो फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना क्या है, पाया जाता है। ओके तो प्लांट स्पीशीज मतलब फॉरेस्ट में क्या पाया जाएगा, वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज, उसको हमने टर्म दिया फ्लोरा, एंड वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज जिसको हमने क्या टर्म दिया, फौना। तो फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फौना मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। उसके अलावा कुछ ह्यूमन ट्राइब भी क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है। सो दिस आर एवरीथिंग अबाउट फॉरेस्ट।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक टर्म जिसका मतलब है सिल्वीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिल्वीकल्चर? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे डील करता है? मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। मतलब ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो किस पे डील करता है कि हमें हमारे फॉरेस्ट ट्रीज को कैसे मैनेज करे, कैसे डेवलप करे, कैसे एफॉरेस्टेशन मेथड्स को इन्वॉल्व कर सकते, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम फॉरेस्ट ट्रीज को और प्रमोट कर सकते हैं। हमारा फॉरेस्ट क्या एक तरीके से अर्बनाइजेशन की वजह से मॉडर्न एरियाज को डेवलप करने के लिए हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं? क्लियर आउट करते जाते हैं। तो एक तरीके से फॉरेस्ट ट्रीज क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट पे। तो ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करता है? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब कि हम जितना हो सके उतने प्लांट्स को, उतने ट्रीज को क्या करना है? हमें प्लांट करना है। एक तरीके से नंबर ऑफ प्लांट के नंबर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। हमें फॉरेस्ट को क्या करना है? कंजर्व करना है। क्योंकि अगर हमने फॉरेस्ट से छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पाए जाने वाले इतने वैरायटी ऑफ प्लांट और इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स है वो आगे जाके एक्सटेंट होने के चांसेस है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं वो उनका घर है। किन्हीं पर्टिकुलर प्लांट, किन्हीं पर्टिकुलर एनिमल्स जो होते हैं उनका हैबिटेट है फॉरेस्ट। अगर हम उन्हीं हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करें, उन्हीं के घर को डिस्ट्रॉय करें, तो आगे जाके इन्हीं प्लांट या इन्हीं एनिमल स्पीशीज के एक्सटेंट होने के चांसेस है। आगे जाके इनका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ये परमानेंटली इस दुनिया से क्या हो जाएंगे? एक्सटेंट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें हमारे फॉरेस्ट को क्या करना है? कंजर्व करना है। तो ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो फॉरेस्ट के ट्रीज को मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और इसकी डेवलपमेंट में फोकस करे कि ऐसा कौन से मेथड्स या ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करे कि जो फॉरेस्ट हो वो हम कंजर्व कर सके इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट। तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with management and development of forest trees। ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो फॉरेस्ट ट्रीज के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में फोकस करे, डील करे कि हम कैसे अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, हम कैसे फॉरेस्ट ट्रीज को बचा सकते हैं, हम कैसे एफॉरेस्टेशन मेथड को प्रमोट कर सकते हैं, सोसाइटी में अवेयर करे कि हमें हमारे फॉरेस्ट को क्या करना है? कंजर्व करना है। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। I hope you all got familiar with the term silviculture and forest। अब नेक्स्ट मूव करेंगे कि वेजिटेशन इन फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट के वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन इन फॉरेस्ट। देखो, द ट्रीज इन फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड हाइट्स। हमें पता है जो ट्रीज जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सबका एक ही सेम शेप का नहीं होता, ना ही सेम हाइट का होता है, ना ही सेम साइज का होता है। सबके शेप, सबके साइज, सबके हाइट क्या होता है? डिफरेंट होता है। कुछ कुछ ग्रासेस ग्रो कर रहे होंगे, कुछ हर्ब्स होंगे जो 1 मीटर से कम हाइट का होगा, कुछ श्रब्स होंगे और फिर कुछ टॉल ट्रीज भी होंगे। तो वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज पाया जाता है फॉरेस्ट में जिनके हाइट भी डिफर करता है, जिनके साइज भी डिफर करता है, जिनका शेप भी क्या होता है? डिफर करता है। तो उस डिफरेंस के वजह से हम यहाँ पे टर्म पढ़ेंगे क्राउन। हाँ, तो उस डिफरेंस की वजह से आगे जाके क्या बन सकता है? फॉरेस्ट के बहुत सारे लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि फॉरेस्ट के कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं, किसके वजह से? डिफरेंसेस की वजह से। किसके डिफरेंसेस में? ट्रीज के डिफरेंसेस में, कि उसके हाइट, उसके शेप और साइज की वजह से वो फॉरेस्ट में डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो उससे पहले हमें एक टर्म से फेमिलियर होना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्राउन। क्राउन क्या होता है? अब बच्चे ये समझ रहे होंगे क्राउन मतलब ये जो हम जो सर के ऊपर रखते हैं। नहीं, नॉट दैट थिंग, नॉट दैट क्राउन। ओके, क्राउन मीन्स कि आप सबने देखा होगा, प्लांट तो देखा होगा ना बच्चों, ये जो ट्री है जहां से उसका ब्रांचिंग स्टार्ट होता है ना? ऐसा नहीं कि ट्री में सिर्फ 2 ब्रांचेस होते हैं, जहां से उसका ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ब्रांचिंग से स्टार्ट होकर आपके लीव्स होंगे, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो ट्री है ना, ट्री का जो बेस पार्ट से जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है, उस ब्रांचिंग पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? क्राउन। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड इट्स क्राउन। यहाँ पे ये जो ट्री है, यहाँ से उसका ब्रांचिंग पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, इतने सारे ब्रांचेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ ट्री, यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्राउन। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड इट्स क्राउन। जहां से ट्री का ब्रांचिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये ट्री यहाँ तक, यहाँ से मेरा अपना हाथ में स्प्रेड कर रही हूँ, तो मान लो ये ब्रांचेस है। ओके, ये क्या है?
मान लो मैं ट्री हूँ, ओके, ये मेरा बेस है, यहाँ से अपना हाथ को स्प्रेड करो तो ये मेरा क्या ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो यहाँ से जो ब्रांचिंग पार्ट ट्री है, इस ट्री के ब्रांचिंग पार्ट ये जो है, यहाँ से बहुत सारे लीव्स होंगे, आगे भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, फ्लावर होंगे, फ्रूट्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्राउन, ओके। जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा हो, जहां से ट्रीज अपने ब्रांचिंग पार्ट स्टार्ट करे, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड इट्स क्राउन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे, याद करो मैंने बोला था कि ट्री के हाइट के डिफरेंसेस के बेसिस में, उनके शेप और साइजेस के डिफरेंस के बेसिस में ये आगे जाके फॉरेस्ट में सेवरल लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, कौन कौन से लेयर्स फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ लेयर्स, 4 लेयर्स पाया जाता है फॉरेस्ट में। सबसे पहला है इमर्जेंट, सेकेंड कैनोपी, थर्ड अंडर स्टोरी एंड लास्ट वन इज फॉरेस्ट फ्लो। इमर्जेंट का मतलब क्या है, नाम में आपने सुना होगा इमर्ज करना, मतलब बाहर निकलना। इमर्जेंट मीन्स बाहर निकलना। अब कहाँ से बाहर निकलना, ऐसे कुछ ट्रीज होंगे फॉरेस्ट में, ऐसा कुछ ट्रीज ग्रो कर रहे होंगे जिनको सनलाइट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फ्लावरिंग के लिए, उनकी लीव स्प्रेड होने के लिए उन्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ ट्रीज क्या करेंगे, वो इमर्ज करेंगे, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। एक पर्टिकुलर लेयर से अगर कुछ ट्रीज इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। और ये जो लेयर है ना, इसको मैं बोलती हूँ कैनोपी। तो पहले हम समझेंगे कि कैनोपी क्या होता है, वरना आप बोलोगे कि मैम ये कैनोपी है, कौन से लेयर से वो लोग इमर्ज करके बाहर निकल रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आपको समझाना पड़ेगा कि कैनोपी क्या होता है। कैनोपी मीन्स, देखो फॉरेस्ट में क्या है, ट्रीज जो ग्रो करते हैं ना, उनमें इतना डिस्टेंसेस मेंटेन है। मान लो कि एक ट्री यहाँ ग्रो करे तो ऐसा नहीं कि दूसरा ट्री इतने डिस्टेंस के बाद ही ग्रो करे, नहीं। फॉरेस्ट में क्या होता है, हर जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही पास पास ग्रो करते हैं, राइट। अब बहुत ही पास पास ग्रो करे, सबके ब्रांचेस निकलेंगे, है ना, क्राउन होगा, सबके ब्रांचेस निकल देंगे। तो ये जो ट्री का ब्रांचेस ऐसा स्प्रेड हो रहा है, उसी के बगल में दूसरे ट्री का ब्रांच भी क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ट्री का ब्रांच और इस ट्री का ब्रांच कहीं ना कहीं मर्ज हो जाता है, इंटरमिंगल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे ट्री के ब्रांचेस जो आपस में इंटरमिंगल हो जाए या मर्ज हो जाए, तो वो एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। मतलब बहुत सारे क्राउन, ट्रीज के बहुत सारे क्राउन आपस में अगर मर्ज हो जाए, इंटरमिंगल हो जाए, मतलब क्या, इस वाले पेड़ के ब्रांचेस जो भी लीव्स होते हैं, पूरे ब्रांचेस लीव्स वगैरह ऐसे यहाँ पे स्प्रेड आउट है, उसी के बगल में दूसरा ट्री ग्रो कर रहा है और उसके ब्रांचेस कुछ ऐसा है। तो इन दोनों के ब्रांचेस क्या हो गए, आपस में ऐसे बिल्कुल मर्ज हो गए, जुड़ गए एक दूसरे के ऊपर, ऐसे इंटरमिंगल्ड हो गए, टैंगल्ड हो चुके हैं, है ना। तो क्या बनता है, एक तरीके से एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। अगर हम ऊपर पूरे ऊपर व्यू से लग रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूमने जाते हो ना, तो आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा लेयर दिखेगा फॉरेस्ट का, उस फॉरेस्ट के लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम सरफेस व्यू से देखेंगे, मतलब ऊपर वाले व्यू से देखेंगे, तो एक तरीके से फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर लेयर मिलेगा, क्योंकि क्या है, बहुत सारे ट्री के ब्रांचेस आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरमिंगल कर रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं, जुड़ जाते हैं, यू कैन से, और यू कैन से मर्ज होना, ठीक है, जिसके वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। और ये बहुत टॉल ट्रीज के ब्रांचेस आपस में मर्ज होके क्या बनाता है, कैनोपी का फॉर्मेशन करता है, एक फॉरेस्ट का लेयर बनाता है, जो एक तरीके से फॉरेस्ट का रूफ बोल सकते हैं हम लोग, छत बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। अगर मान लो कुछ ट्रीज ऐसा है जो इस कैनोपी लेयर से भी इमर्ज हो रहा हो, जो प्लांट होते हैं उसको, जिसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ट्रीज क्या करेगा, इस कैनोपी लेयर से बाहर निकलेगा, इमर्ज होगा, वहीं से बाहर निकलेगा। तो कुछ ट्रीज क्या होंगे, इस पर्टिकुलर कैनोपी लेयर से क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, बाहर निकलेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। द टॉप ऑफ द ट्रीज दैट पोक अप, मतलब बाहर निकलना, कहीं ना कहीं इस लेयर से पोक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, अबव द रेन फॉरेस्ट कैनोपी, इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। कैनोपी जो रेन फॉरेस्ट की जो कैनोपी है, उससे वो अगर बाहर निकले, इमर्ज करे, पोक करे ऊपर की ओर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। एंड कैनोपी इट इज फॉर्म्ड ऑफ द क्राउन ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ वेरी टॉल ट्रीज।
लीव्स के जो क्राउन होते हैं और टॉल ब्रांचेस जो होते हैं, जो बहुत सारे ट्री के टॉल ब्रांचेस एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरमिंगल्ड हो जाए, मर्ज हो जाए, तो एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कैनोपी। और अगर कुछ प्लांट उस कैनोपी के ऊपर से इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उस पर्टिकुलर लेयर से इमर्ज होके बाहर निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट। तो ये दो लेयर ऑफ फॉरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडरस्टोरी, जो मिडिल पोर्शन है। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? कुछ कुछ श्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ श्रब्स, टॉल ग्रासेस एंड द हर्ब्स। द ट्रीज दैट आर नॉट एज टॉल एज द कैनोपी, मतलब ये ट्री इतना टॉल नहीं है कि वो कैनोपी लेयर में फिट हो जाए, कैनोपी तो फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। ऐसे कैनोपी ट्रीज, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ श्रब्स, टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स, द मीडियम साइज। ठीक है ना? तो हमने पढ़ा कुछ कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कैनोपी लेयर से क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, पोक कर रहा है, उसे हमने क्या बोला? इमर्जन लेयर। एक बहुत सारे टॉल ट्रीज होते हैं जिनके ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मर्ज होकर क्या बना देता है? एक लेयर बना देता है। रेन फॉरेस्ट का एक रूफ बना देता है अम्ब्रेला शेप का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी। थर्ड, बीच वाला पोर्शन, द मिडिल पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडरस्टोरी। ये बना होता है बहुत सारे श्रब्स, हर्ब्स और टॉल ग्रासेस से। यहाँ पे श्रब्स, वैरायटी ऑफ श्रब्स, वैरायटी ऑफ हर्ब्स और टॉल ग्रासेस पाया जाता है। एंड लास्ट विल बी फॉरेस्ट फ्लोर, द ग्राउंड फ्लोर, ओके, द फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस मिलेंगे, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ये ऐसा पार्ट होगा फॉरेस्ट फ्लोर जो जहाँ पे जो सॉइल पाया जाएगा वो कौन सा कलर का होगा? बहुत ही डार्क कलर का, क्योंकि वहाँ पे वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे? डेड ऑर्गेनिक रिमेन होगा या डेड प्लांट के लीव्स वगैरह इन सबको डिकम्पोज करके सॉइल को क्या भर देंगे? न्यूट्रिएंट से भर देंगे, जिसकी वजह से सॉइल कैसा होगा? डार्क कलर का होगा। ह्यूमस कंटेंट उस सॉइल में ज्यादा अमाउंट में होगा, इसलिए सॉइल किस कलर का होगा? डार्क कलर का होगा। और ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है ना, वो कॉन्स्टेंटली शेडेड होगा। शेडेड कैसे होगा? क्योंकि ये जो कैनोपी लेयर है ना, ये एक तरीके से एक लेयर बना रहा है, तो ये सनलाइट को इतना इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचाने नहीं देता। याद करो, हमने वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन में पढ़ा था, याद करना सब लोग, कि ना कहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या देखा जाता है? कैनोपी की वजह से उतना अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता। कैनोपी की वजह से, ये फॉरेस्ट के लेयर की वजह से जितना अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉरेस्ट फ्लोर में पहुंचना चाहिए था उतने अमाउंट में नहीं पहुंचा जाता इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट कैनोपी की वजह से, जिसकी वजह से जो भी फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जो भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करता है, वो कैसे होता है? कॉन्स्टेंटली शेडेड होता है। इतना अमाउंट ऑफ सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा, तो वो कॉन्स्टेंटली शेडेड एरिया में ग्रो करेंगे। तो वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनके अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगे, कुछ कुछ अलग अलग मेथड्स होंगे, वो हमने पढ़ा था वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फ्लोर में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, और ये सब कुछ क्या करेंगे? जो भी डेड रिमेन है, जो भी सड़ा हुआ मरा हुआ चीज़ों, सबको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर से उस सॉइल को क्या कर देंगे? भर देंगे। जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भर चुका है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो गया? फर्टाइल हो चुका है। अब फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से और क्या? सॉइल क्या होंगे? डार्क कलर का होगा, डार्क ब्राउन कलर के होंगे। The ground surface of the forest, it is formed of soil and remains covered with dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, small herbs, fungi, etc. ये मैंने बोला कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। जो भी लीव्स जो गिर जाता है वो सॉइल में आके मिल जाएगा, है ना? प्लांट के, एनिमल के रिमेन्स वगैरह जो भी होंगे वो सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो वहाँ पे जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगा है, वो सब कुछ को डिकम्पोज करके सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देंगे, जिसकी वजह से सॉइल किस कलर का होगा? बहुत ही डार्क कलर का होगा, बहुत ही डार्क कलर का होगा। दैट्स इट। तो ये था लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। इसको हम एक डायग्राम के और अच्छे से समझेंगे। देखो, ये जो है ना, ये पर्टिकुलर लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी का लेयर, कैनोपी, है ना? देखो, बहुत सारे ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज के ब्रांचेस एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है। इसके ब्रांच इसके साथ मर्ज हो रहा है। ये देखो, इसका ये वाला ब्रांच इस पर्टिकुलर ट्री के ब्रांच के साथ मर्ज हो रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक लेयर बना रहा है, एक फॉरेस्ट का एक लेयर बना रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी लेयर। और कुछ ट्रीज ऐसे होंगे जिसको ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो इस कैनोपी लेयर से क्या करेंगे? इमर्ज करेंगे, बाहर निकलेंगे, पोक करेंगे, ऊपर की ओर आएंगे। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट लेयर। इमर्ज करना मतलब बाहर निकलना।
यहाँ पे जो पाए जाएंगे अंडर स्टोरी, यहाँ पे वेराइटी ऑफ श्रब्स पाया जा सकता है, श्रब लेयर, श्रब्स भी पाए जाएंगे, हर्ब्स पाए जाएंगे, यहाँ पे टॉल ग्रासेस, ये सब कुछ कहाँ पाया जाएगा, अंडर स्टोरी में। मीडियम साइज, ओके, यहाँ पे जो भी श्रब्स है, हर्ब्स है, टॉल ग्रासेस है, ये सब कुछ किस लेयर में पाए जाएंगे, अंडर स्टोरी श्रब लेयर में। और लास्ट जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर, जहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया होगा, फंगाई होगा, यहाँ के जो सॉइल होंगे वे कौन सा कलर का होगा, डार्क कलर का होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से भरा पड़ा होता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली शेडेड है, यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा, कैनोपी की लेयर की वजह से इतना अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ के सॉइल के कलर, और ऊपर से वहाँ पे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से सॉइल क्या होगा, डार्क कलर का होगा, न्यूट्रिएंट से भरा पड़ा होगा। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। होपफुली यू अंडरस्टूड लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। 4 लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया था, इमर्जेंट, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपको कुछ भी समझना है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ऑब्वियसली आंसर टू इट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द फॉरेस्ट। ऐसा फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनके टाइप्स क्या है, ठीक है, उनके लाइफ स्पैन के बेसिस में। लाइफ स्पैन मतलब जब तक वो जिंदा रहता है ना, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना, द पीरियड, जो पीरियड है बर्थ से डेथ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो उस लाइफ स्पैन के बेसिस में प्लांट्स जो है वो 3 टाइप का है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल मतलब ईयरली, वो पढ़ते होंगे ना हम लोग, एनुअल इनकम, तुम्हारा एनुअल इनकम कितना हुआ, मतलब तुम्हारा ईयरली इनकम कितना है, कितने पैकेज है, एनुअल पैकेज कितना है, मतलब एक साल में कितना कमा रहे हो तुम लोग। सुना होगा सबने ये कि ईयरली वाइज इतना मिल रहा है, एनुअल वाइज इतना है, तुम्हारा एनुअल एग्जाम मतलब तो ओवरऑल तुम लोग ने पूरे एक साल में क्या क्या पढ़ा। उस बेसिस में यहाँ पे भी प्लांट्स के लाइफ स्पैन के बेसिस में कितने टाइप का है, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल मींस ईयरली, मतलब जिसका लाइफ स्पैन कितना हो, सिर्फ एक ही साल का हो, एनुअल, ठीक है। These are the plants with a life span of 1 year, इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल्स। इसका एग्जाम्पल होगा, हर्ब्स होंगे कुछ कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनियल्स के बारे में। बाइनियल्स क्या होगा, बाई, ठीक है, बाई मतलब 2। These plants with a life span of 2 years, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनियल्स, ओके। तो एनुअल्स मतलब प्लांट जिसके लाइफ स्पैन कितना हो, 1 साल, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल। बाइनियल, बाई मतलब 2, जिसका लाइफ स्पैन 2 साल का हो, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनियल। एंड पेरिनियल, पेरिनियल मतलब सेवरल, मोर देन 1 या मोर देन 2 यू कैन से, तो सेवरल ईयर्स का हो, जो प्लांट सेवरल ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, उनका लाइफ स्पैन सेवरल ईयर्स है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल। और बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अनियन हो गया, कैबेज हो गया, ये सब कुछ क्या है, बाइनियल प्लांट्स। इसमें हम ट्रीज ले सकते हैं पेरिनियल प्लांट्स में, ओके। सो हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट, 3 टाइप का है, उनके लाइफ स्पैन के बेसिस में। अब लाइफ स्पैन क्या हो गया, मैं लिख देती हूँ एक बार, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हो। लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम birth to death. The period from birth to death can be referred to as lifespan. तो इस लाइफ स्पैन के बेसिस में हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल, याद करो, एनुअल इनकम मतलब ईयरली वाइज, ओके। तो जिनका लाइफ स्पैन 1 ही साल का हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनुअल। बाइनियल, बाई मीन्स 2, जिनका लाइफ स्पैन 2 साल का हो, उन प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन सिर्फ 2 ईयर्स का है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनियल्स। और जिन प्लांट का लाइफ स्पैन सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक जिंदा रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल्स। तो लाइफ स्पैन के बेसिस में हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल टाइप में। नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है एंड इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ओनली, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वाई फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए फॉरेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना क्या है जो हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लोगों को अवेयर करें कि हमें हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, हमें हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें ट्रीज को जितना हो सके प्लांट करना है। तो हमें पहले समझना तो चाहिए कि फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू अस। तो लेट्स गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट कि हाँ फॉरेस्ट हमारे लिए किस किस वे पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सोर्स ऑफ फूड, एज अ सोर्स ऑफ फूड, हमारे लिए फूड का एक सोर्स क्या है, फॉरेस्ट है। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
प्लांट या एनिमल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एज अ सोर्स ऑफ फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि हमने फूड चेन पढ़ा, जो भी हर्ब, फॉरेस्ट में क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज पाया जाता है, वैरायटी ऑफ ग्रासेस मिलेंगे। उन ग्रासेस को कौन खाएगा? प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन है? हर्बीवोर्स। अब वो हर्बीवोर्स को कौन दिखाएंगे? कार्निवोर। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुलफिल कर रहा है अपना रिक्वायरमेंट। हमारे फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मीन्स जैसे मैंने चेन तरीके से समझाया कि ग्रासेस अगर हर्बीवोर्स खाएगा तभी तो हेल्थी रहेगा, एंड दैट विल बी ईटन अप बाय कार्निवोर। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एज अ सोर्स ऑफ फूड कौन काम करता है? फॉरेस्ट। तो सोर्स ऑफ फूड, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड कार्निवोर्स प्रे अपॉन हर्बीवोर्स। सी, तो कहीं ना कहीं एज अ सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारे लिए? फॉरेस्ट है। जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। वो प्लांट ईट करेंगे, उन्होंने जितना कंज्यूम किया उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उनकी बॉडी से, हमने ट्रॉफिक लेवल में, अभी हम सब आगे जो चैप्टर, आगे जो टॉपिक है उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। बट इतना समझ लो कि फॉरेस्ट क्या है? एज अ सोर्स ऑफ फूड। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फूड के रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है? फुलफिल करता है। हमें इतने सारे वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज वहाँ पे पाया जाता है, तो हमें इतना सारा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देना, लीव्स देना, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से तो मिलेगा। मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो कहाँ से मिलता है? हमें फॉरेस्ट से मिलता है। तो सोर्स ऑफ फूड, हर्बीवोर्स ईट्स प्लांट एंड कार्निवोर्स प्रे अपॉन हर्बीवोर्स। नेक्स्ट इज मटीरियल्स। हमें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। वैरायटी ऑफ मटेरियल जैसे कि बैम्बू हो गया, ठीक है, बैम्बू, जूट, वुड, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? वुड वगैरह हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से तो मिलता है। फॉरेस्ट हमें वुड प्रोवाइड कर रहा है, हमें टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है, हमें बैम्बूज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज करते हैं बैम्बू से। हम कहीं क्या क्या नई चीजें बनाते हैं जूट से, वी आर मेकिंग जूट बैग। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? ये सोर्स किसका है? फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ मटेरियल्स लाइक बैम्बू, टिम्बर, जूट, कॉटन, पेपर। ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? पेपर, याद करो, पेपर रिसाइकलिंग में हमने पढ़ा होगा। पेपर कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से तो बनता है। ओके, सो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस फायरवुड मतलब फ्यूल, टिम्बर, प्लाईवुड, बैम्बू, वुड फॉर पेपर, गम, रेसिन, फाइबर्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट, मेडिसिन। याद करो मैंने बोला था अभी जस्ट कि फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज पाया जाता है, और इतना सारा आयुर्वेदिक प्लांट जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? फॉरेस्ट में पाया जाएगा। most of the Ayurvedic plants can be found in the forest itself. Variety of Ayurvedic plant जो हमारे डिजीज को क्योर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, हर चीज के लिए हम एक्चुअली हम हमेशा स्विच ऑन किस में करते हैं? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में। तो ये सब कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स है, वो सब कुछ कहाँ प्रेजेंट होंगे? फॉरेस्ट में प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए हमारे फॉरेस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स लाइक तुलसी। तुलसी सबको पता होगा, ऑब्वियसली बेसल लीव्स जो होते हैं, और सबके गार्डन्स में तुलसी लीव्स तो ग्रो करता ही होगा। वो सबसे बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। हम बोलते हैं ना, जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम तुलसी लीव ऐड कर लो या तुलसी की चाय पी लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तरीके से हमें क्योर कर रहा है, हमारे डिजीज को क्योर करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज है, वेराइटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है, वो कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट में पाया जाता है। तुलसी हो गया, नीम हो गया, जामुन, टर्मरिक एक्सेट्रा, एलोवेरा, दीज कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। अब फॉरेस्ट ये क्लाइमेट को रेगुलेट कैसे करता है और वाटर साइकिल की मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करता है? ट्रीज कीप द एयर कूल बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। लीव से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से एयर क्या होगा? कूल होगा। और ट्रीज से देखो, सॉइल में वाटर जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे? बारिश हुए जो भी वाटर है वो कहाँ कलेक्ट होता है? सॉइल में, मतलब होगा ऑब्वियसली वाटर बॉडीज में कलेक्ट होंगे। इसके अलावा सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे? वाटर प्रेजेंट होंगे। और उन वाटर को कौन एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने खुद के लिए। रूट्स एब्जॉर्ब करके उसमें से जितना 2% प्लांट वो यूटिलाइज करेंगे, बाकी वो क्या कर देगा? लॉस्ट कर देगा वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। और वही आगे जाके वाटर साइकिल, ट्रीज क्या कर रहे हैं? वाटर साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है। और वही वाटर वेपर आगे जाके रेन फॉर्म में वापस कहाँ पहुंचता है? सॉइल के में पहुंचता है। तो ये जो वाटर साइकिल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इवेपोरेट, सॉइल में जो भी पानी पाया जाता है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है।
उसमें से कुछ 2% वो यूटिलाइज करेंगे, बाकी वो क्या कर देगा, वाटर वेपर के फॉर्म में वो लॉस्ट कर देंगे एटमॉस्फेयर में। जैसे वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो गया, कहीं ना कहीं वाटर साइकिल चलेगा और वो रेन के वाया वापस कहाँ पहुंचेंगे, सॉइल में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट और वाटर साइकिल के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, ट्रीज विच आर फाउंड इन फॉरेस्ट। कंट्रोल फ्लड्स, अभी मैंने बोला था सॉइल में जितना ज्यादा पानी पाया जाता है एक तरीके से एब्जॉर्बर है ना, नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर किसको हम मान सकते हैं, फॉरेस्ट या ट्रीज को। रूट्स क्या कर रहे हैं, सॉइल में पाए जाने वाले जो भी पानी उसको क्या कर रहे हैं, वो एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए, और एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर रहा है और फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। क्योंकि रूट्स क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेंगे, जितना हो सके पानी को क्या करेगा, जितना ज्यादा ट्रीज उतना ज्यादा वो पानी को क्या करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे, उतना फ्लड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम होता जाएगा। तो फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर्स, एब्जॉर्ब करना ऑफ रेन वाटर। द ट्रीज होल्ड रेन वाटर एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्री फ्लो, फ्री फ्लो करने में प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से फ्लड होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। 6 पॉइंट, इट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब याद करो मैंने बोला भी कि ये जो ट्रीज होते हैं ना बच्चों, ये जो ट्रीज होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये क्या करता है, जो भी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। क्या करेगा ये, ट्री के जो भी रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक तरीके से होल्ड करके रख देता है, बाइंड करके रख देता है, एक जगह से हिलने नहीं देगा, ताकि तुम्हारे जो भी फर्टाइल एयर ऑफ सॉइल है वो या तो स्ट्रॉन्ग विंड या बहुत तेज पानी के फ्लो से वो वॉश अवे ना हो जाए। इसके लिए, और उसका वॉश अवे होने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोशन का मतलब क्या हो कि हमने फॉरेस्ट को क्या किया, हमने ट्रीज को कंटिन्यूसली कट करते जा रहे, जिसकी वजह से अब रूट्स क्या करेंगे, सॉइल को बांध के नहीं रखेंगे, सॉइल क्या हो गया, लूज हो गया मतलब सॉइल तरीके से लेफ्ट लूज हो गया, और बहुत तेज हवा या बहुत तेज पानी के फ्लो की वजह से अब वो सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे। तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल का जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल था वो क्या हो गया, वॉश अवे हो गया। तो इससे क्या हो सकता है, सॉइल इरोशन। तो अगर हम वहां पे बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करें तो उनके रूट्स क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ताकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड हो या स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर हो, उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स वॉश ना हो सके, तो सॉइल इरोशन होने के चांसेस नहीं होगा, 0% होगा। तो फॉरेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन। क्यों, क्योंकि ट्री के जो सॉइल रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को क्या करके बाइंड करके रखेंगे, ताकि सॉइल पार्टिकल्स तेज हवा या तेज वाटर की फ्लो की वजह से वो वॉश अवे ना हो जाए। हेंस इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन। ट्रीज hold the soil particles and prevent their free flow due to rainwater and flying away due to air. This prevents soil erosion. समझा दिया मैंने सॉइल इरोशन का मतलब क्या होता है, एक और बार समझा देती हूँ बच्चों। सॉइल इरोशन क्या होता है कि मान लो जो ट्रीज होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं वो क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। बाइंड करके रखना मतलब उनको होल्ड करके रखना। अब मान लो मैंने ट्रीज को कंटिन्यूसली कट करते जा रही हूँ, जिसकी वजह से अब वहां पे ट्रीज नहीं रहा, रूट्स कोई काम ही नहीं करेगा, सॉइल पार्टिकल्स को किसी ने बांध के नहीं रख दिया, खुला छोड़ दिया। अब बहुत तेज हवा या बहुत तेज बारिश की वजह से, वाटर फ्लो की वजह से जो भी सॉइल पार्टिकल्स जैसे खुला पड़ा होता है वो क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, कैरिड अवे हो जाएगा। तो जो भी फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है ना, वो क्या हो गया, कैरिड अवे हो गया, वॉश अवे हो गया। तो सॉइल क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोशन। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट एक तरीके से सॉइल इरोशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि वहां पे वैरायटी ऑफ प्लांट पाया जाएगा, और हर ट्रीज के रूट्स क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेंगे, ताकि वो स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर या तेज हवा या रेन वाटर के वजह से वो कैरिड अवे ना हो जाए या वॉश अवे ना हो जाए। हेंस फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। चेक एयर पोल्यूशन। फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। देखो जितना ज्यादा ट्रीज प्लांट्स क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस, खुद के लिए खाना प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और खुद को खाना प्रिपेयर करने के लिए उनको कौन से मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो हम सांस लेते वक्त हमें ऑक्सीजन चाहिए और CO2 हम बाहर भेजते हैं, और वो CO2 इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होने के बगैर अब वो CO2 कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रीज एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक तरीके से एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है।
जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं उस CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, खुद के लिए खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। तो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। हेंस फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू अस। इट चेक एयर पोल्यूशन। लास्ट 8th point, मेंटेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट से भरा होता है फॉरेस्ट का फ्लोर। अभी जैसे मैंने बोला था कि देखो ट्रीज क्या होता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल कैसे बनाता है? जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारे जो सॉइल होते हैं, फॉरेस्ट सॉइल या फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है, याद करो हमने भी पढ़ा था लेयर ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है उसमें वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे वर्म्स पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, फंगाई पाया जाता है। ये क्या करेगा? जो भी डेड डिकेइंग रिमेन्स है, डेड बॉडीज है, डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, इन सबको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर से भर देता है, न्यूट्रिएंट से भर देता है सॉइल को। तो एक तरीके से सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम कौन कर रहा है? ट्रीज कर रहा है, फॉरेस्ट कर रहा है। ट्रीज मेक सॉइल फर्टाइल बाय द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में कोशिश करता है। नेक्स्ट, शेल्टर। अब बोला मैंने कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल स्पीशीज पाया जाता है। किन्हीं एनिमल जो बहुत ही ना सर फॉरेस्ट के बहुत बीचों बीच पाए जाने वाले बहुत सारे एनिमल्स, उनके खुद का घर है, उनका हैबिटेट है। फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ हैबिटेट पाया जाता है एनिमल्स के। उनका जो घर, जो ड्वेलिंग प्लेस, जो घर है उनका, अगर तो वो एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाया जा रहा है, तो एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना, छत दे रहा है किसको? एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए वहां पे। तो शेल्टर का काम कौन कर रहा है? फॉरेस्ट कर रहा है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट में वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पाया जाता है, उनके लिए एक तरीके से घर, एक छत देना, शेल्टर देने का काम कौन करता है? फॉरेस्ट करता है। वहाँ पे उनके हैबिटेट पाया जाता है, वहाँ पे वेराइटी ऑफ एनिमल्स, उनका खुद का घर है। इसलिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना है? कंजर्व करना है, वरना हम उनके हैबिटेट को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर हमने इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया तो ये एनिमल्स आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये लोग एक्सटेंट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो शेल्टर प्रोवाइड करने का काम किसका है? फॉरेस्ट का। फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन क्या हो गया? सम फॉरेस्ट हैव बीन, sorry a minute, some forests have been developed into recreation parks where people enjoy camping, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। हम फॉरेस्ट में कैंप भी कर सकते हैं। कैंप क्यों करना? ताकि हम अगर प्लांट के बारे में पढ़ना हो, हमें जानना हो कि कौन कौन से प्लांट स्पीशीज वहाँ पाए जाते हैं, अगर हमें एनिमल्स के बारे में उनको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि यह कैसे वो लोग वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे उनका लाइफ स्पैन है, या कैसे उनका हाउ दे लिव ओवर देयर, उनका कैसे रिस्पॉन्ड होता है एनवायरनमेंट से। तो अगर हम उनके बारे में जानना है, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज के बारे में जानना है, तो हम कैंपिंग करते हैं, हम एक तरीके से हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं फॉरेस्ट के। तो ये क्या एक तरीके से रिक्रिएशन साइट्स बनाते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को जान सके, वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल स्पीशीज उनके बारे में हम और क्लोजली जान सके। तो फॉर रिक्रिएशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। Some forests are changed into wildlife reserve where wild animals and plants are protected and use of forest product is illegal। मतलब ऐसा एरिया फॉरेस्ट का जो कहीं ना कहीं वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। वहाँ पे हम बेसिकली एम ये रख रहे हैं कि हमें वहाँ पे पाए जाने वाले जो भी वाइल्ड एनिमल्स है या जो भी प्लांट स्पीशीज है उन्हें हमें क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट को मेंटेन करते लेके जाना है। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई भी इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करना है, ऐसा कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना जिसके वजह से हम उन फॉरेस्ट के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर सके, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर सके, या फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो भी प्लांट है, प्लांट स्पीशीज है, उनको भी हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना करें, उनको हमारे इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ रिजर्व। सॉरी, क्या बोलते हैं हम इन्हें? वाइल्ड लाइफ रिजर्व। तो
Some forests are changed into wildlife reserves where wild animals and plants are protected and use of forest product is illegal. यहाँ से हम कुछ भी ले तो वो एक तरीके से इलीगल तौर पे माना जाता है. यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है. हमारा मेन एम यही होगा कि हमारे वाइल्ड एनिमल्स या उनके जो हैबिटेट है, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज जो पाए जाते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम समझ सकते हैं कि वाई फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अस. आज के लिए सिर्फ इतना. थैंक यू सो मच. आई होप यू ऑल गॉट इट कि हमारे व्हाट डू एक्चुअली मीन बाय द टर्म फॉरेस्ट क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है. हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्लांट, कौन कौन से प्लांट पाया जाता है लाइफ स्पैन के बेसिस में. एनुअल हो गया, बाइनियल हो गया, पेरेनियल हो गया. फॉरेस्ट के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़े. और लास्ट हमने पढ़ा कि हमारे लिए फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एज अ सोर्स ऑफ फूड हो या मटेरियल हो या मेडिसिन हो या शेल्टर प्रोवाइड करना हो या वाटर साइकिल को रेगुलेट करना हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस को रेगुलेट करना हो, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, इन सब के लिए फॉरेस्ट क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच.